नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके बीच एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जो आज हमारा नर जनन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है आपकी इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल नलिका। यहाँ पर होते हैं आपके टेस्टिस लगे हैं, यहाँ पर इसे बोलते हैं वसन या टेस्टिस। और ये है इसकी मदद से जो स्पर्म प्रोडक्शन है या शुक्राणु है इसकी मदद से जाते हैं। इसे बोलते हैं आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये है वसन जो नीचे की ओर जुड़े रहते हैं, इसका नाम है आपका मीजोशियम। इसे बोलते हैं मीजोशियम, मीजोशियम। क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि जो टेस्टिस है, वसन है, एक इधर उधर नहीं हो, इसलिए जो दीवार है उससे जुड़े रहते हैं। तो जो बर्थ होता है यानी जन्म के समय, छोटे बच्चों में जन्म के समय जो टेस्टिस शुक्राणु वसन होते हैं वो जो उदरीय गुहा है उसके अंदर स्थित होते हैं। लेकिन जैसे जन्म होता है तो ये बाहर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, अतिरिक्त उदरीय गुहा में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शुक्र जनन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी से कम तापमान आवश्यक होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि शुक्र जनन के लिए शरीर से कम तापमान आवश्यक होता है, वो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम आवश्यक होता है, इसलिए अतिरिक्त उदरी गुहा में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं कि बच्चों में, छोटे बच्चों में जन्म के तुरंत बाद नहीं आते, तो पेरेंट होते हैं वो जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि इसको ऐसे तो आने वाले हैं नहीं, इसको अपन सर्जिकली लाना पड़ेगा। तो शल्य क्रिया के द्वारा अतिरिक्त उदरी गुहा में वसन को लाना, उसे बोलते हैं आर्क्योपैक्सी। क्या बोलते हैं? आर्क्योपैक्सी, आर्क्योपैक्सी। और कोई पेरेंट होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन 1 साल हो जाता है, आता नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपने ज़्यादा ही देरी कर दी है। तो अब उसके अंदर क्या हो जाता है कि ज़्यादा टाइम अंदर रहने के बाद इसके अंदर क्या होना, सड़ना शुरू हो जाता है। तो कभी कभार क्या इसके अंदर कैंसर भी हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि इसको रिमूव करना पड़ेगा, शरीर से हटाना पड़ेगा। तो सर्जिकली रूप से जो वसन है उनको बाहर हटाना, उसे बोलते हैं आर्क्योडेक्टोमी। डेक्टोमी वर्ड किसी के पीछे लगता है तो उसका मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल, शल्य क्रिया के द्वारा किसी चीज को हटाना, उसे बोलते हैं आर्क्योडेक्टोमी। तो इसको सर्जिकली रूप से हटा देते हैं। और जो आपने बेलों को देखा होगा तो उसमें गुस्सेल प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए बेलों के जो टेस्टिस है, वसन है, उनको कुचल दिया जाता है, उसे बोलते हैं केस्ट्रेशन। पुराने जमाने के अंदर जो राजा महाराजा होते हैं, उनके मंत्री होते थे, कोई मंत्री जैसे कोई ज्यादा ही गुस्सेल प्रवृत्ति का था तो उसके क्या कर दिए जाते थे, टेस्टिस उनको कुचल दिया जाता था, उसे बोलते हैं केस्ट्रेशन। ज्यादातर केस में मृत्यु भी हो जाती है, ज्यादातर केस में। और यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन के बाद इससे जो एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी से होते हुए आपके जो वास सेमिनल वेसिकल है उसमें स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रोटल सेक है, जो आपको बाहर थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं वसन कोश, वसन कोश या स्क्रोटल सेक, जिसके अंदर वसन स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ इसकी जो लेयर है 3 लेयर से बना होता है। तो इसकी सबसे बाहर की जो लेयर है वो बहुत ही काम की, उसका कार्य क्या है? जो यहाँ पर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नियंत्रित हो रहा है, वो कैसे हो रहा है?
जो डार्टोस पेशी है, डार्टोस पेशी है, उसकी मदद से हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा कि ये संकुचित हो जाती है, जिससे इसकी जो वर्षण कोश है इसका क्या हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है। और जैसे ही गर्मी होती है तो इसमें क्या होता है कि इसकी साइज बड़ी हो जाती है, ये शिथिल हो जाती है। तो ऐसे करने से क्या फायदा है? जो हीट है यानी उष्मा है वो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा बाहर निकलेगी। जैसे गर्मी है बाहर तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिया, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा कर दिया तो उष्मा ज़्यादा बाहर निकलेगी। और बाहर कम है, जैसे सर्दी है तो सरफेस एरिया कम कर दिया जाता है। तो डार्टोस पेशी है, उसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेट। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर जो स्पर्म है टेस्टिस से होते हुए पेनिस से बाहर दिखेंगे। ये है आपकी शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। आप इंग्लिश भी साथ में याद रखें। और ये है आपका एम्पुला। और यहाँ पर आपको पत्ती नुमा या जो मिश नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसका नाम है आपकी सेमिनल वेसिकल शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में ये है आपका यूरेटर मूत्रवाहिनी और ये है मूत्राशय। तो यहाँ पर दोनों जो नलिकाएं हैं वो मिल जाती हैं, इसे बोलते हैं स्क्लन नलिका, स्क्लन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट। और यहाँ पर है आपका, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसे बोलते हैं आपकी काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनके क्या फंक्शन है वो भी देखते हैं। पहले अपन इसकी क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। और ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद ये है आपका पेनिस। अब एक एक चीज का देखते हैं, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी से पहले चलते हैं तो टेस्टिस, टेस्टिस के बाद आता है आपके एपिडिडाइमिस पार्ट, एपिडिडाइमिस, डिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। इसका काम क्या है? शुक्राणुओं का, शुक्राणु होते हैं उनको क्या करता है, क्रियात्मक परिपक्वन करता है। स्पर्म का क्रियात्मक परिपक्वन और टेम्परेरी क्या करता है, स्टोरेज भी करता है, यानी अस्थायी समय के लिए इसको क्या करता है, संग्रहित भी करता है। और शुक्रवाहिनी की मदद से आपके एम्पुला में जाते हैं, यहाँ भी क्या होता है, संग्रहण होता है। जो स्पर्म है उनका क्या करता है, यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। और यह है शुक्राशय। इससे जो भी आपके सीमन निकलता है उसमें का 60 से 70% पार्ट बनाता है। इसको अपन आगे डिटेल से देखेंगे। और इनके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, दोनों मिल जाती है, उसे बोलते हैं स्क्लन नलिका। यह है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, इनको भी अध्ययन करेंगे आगे। अब देखते हैं जो पेनिस का पार्ट है उसको देखते हैं। तो पेनिस, इसके बाहर की ओर 3 आपके जो मसल लेयर है इसमें पाई जाती है, कॉर्पोरा, स्पंजियोसाम, बहुत सारी है। तो उसको देखते हैं पहले। तो पेनिस यहाँ पर 4 स्क्रीन होती है, 4 स्क्रीन या अग्र त्वचा, जिसे प्रीफ्यूज भी बोलते हैं, प्रीफ्यूज। इसके अंदर होती है आपकी सीबेशियस ग्रंथि, जो क्या स्रावित करती है, आपकी चिपचिपा और सफेद पदार्थ स्रावित करती है। तो इसकी जो प्रॉपर
आपकी सफाई नहीं होने के कारण इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बाद में क्या करते हैं डॉक्टर, इसको हटा देते हैं। तो इसे बोलते हैं, यानी जो फोर स्किन है उसको सर्जिकली रिमूव करना, उसे बोलते हैं आपका सर्कमसीजन। इसको क्या करना, शल्य क्रिया के द्वारा हटाना, शल्य क्रिया द्वारा हटाना, इसे बोलते हैं सर्कमसीजन। सर्कमसीजन या खतना, सर्कमसीजन या खतना। तो जो फोर स्किन आता है उसके ऊपर स्थित होती है उसको हटा दिया जाता है, इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। अब पढ़ते हैं कि जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है और इजैकुलेशन ऑफ पेनिस है वो कैसे होता है, उसको देखते हैं। जो हमारा ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो उससे कंट्रोल होता है। देखते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस कैसे इरेक्ट होता है, तो यह होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपके ब्रेन का पार्ट है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसमें आता है एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने पिछली क्लास में पीछे एक वीडियो डाला है नर्वस सिस्टम को, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, जिसके आपकी ये जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर कैसे होता है, जैसे इरेक्शन कैसे होता है, जैसे माना ये है पेनिस आपका, ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद इसके अंदर क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई, जो रक्त है ज्यादा आता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, रक्त की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी। आर्टरीज के अंदर जो धमनी है उसके अंदर रक्त ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर ब्लड साइनोसॉइड्स होते हैं। इसके अंदर क्या भर जाता है, जो रक्त है इसके अंदर भर जाता है, तो इसकी साइज होती बड़ी हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और फिर है जो आपकी वेन है, शिरा है, उससे रक्त वापस नहीं जा पाता है और इसी के अंदर भरा रहता है, इसीलिए ये कठोर और बड़ा हो जाता है, साइज के अंदर बड़ा और कठोर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इजैकुलेशन स्खलन, जो सीमन का इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन वो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। तो ये आप वो चीज आपको याद रखनी है। तो अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। जिसके अंदर अपने शुक्राणु हैं बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, जो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, इसके अंदर आपको कुछ लंबी चपटी कोशिका दिखेगी या ऊतक दिखेंगे। कोशिका है जिसका नाम है आपका सर्टोरी कोशिका। ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो शुक्राणु है फंसे रहते हैं, जो परिपक्व होते रहते हैं, स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्म बनते हैं, ठीक है। ये है आपकी सर्टोरी कोशिका। ये बहुत बड़े काम की है।
सर्टोली कोशिका, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़े काम की है। इसके क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं, इसके क्या क्या कार्य करती है। तो पहला और दूसरा कार्य ये है, ये खाती भी है और खिलाती भी है। जो मृत शुक्राणु है उनका क्या करती है, भक्षण करती है, खाती भी है और खिलाती भी है। यानी मृत शुक्राणुओं का क्या करती है, भक्षण। और जो शुक्राणु यहाँ पर है उनको क्या करती है, पोषण भी देती है। यानी शुक्राणुओं को क्या देती है, पोषण। यानी खाती भी है और खिलाती भी है। उसके बाद थर्ड, यहाँ पर लेडिंग सेल्स होती हैं। यहाँ पर पहले लेडिंग सेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होती है, लेडिंग सेल होती है, लेडिंग कोशिका, लेडिंग कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में है तो इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो इसके द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन है का स्रावण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लेडिंग कोशिका के द्वारा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लेडिंग कोशिका है उससे किस हार्मोन का स्रावण किया जाता है, तो किया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जो नर का मुख्य हार्मोन है। यानी जो सेक्सुअल आपका मैच्योरेशन का जो हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो कौन स्रावित करती है, लेडिंग कोशिका, तो वही अपने यहाँ पर काम आएगा। तो जो सर्टोली कोशिका होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन को किसमें कन्वर्ट करती है, एस्ट्रोजन में। ज्यादा नहीं करती, ज्यादा करेगी तो अपने के अंदर जो महिलाओं के लक्षण है वो दिखाई देने लग जाएंगे। तो ज्यादा ये नहीं करती है, अल्प मात्रा में करती है, ठीक है। और चौथा है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में आता है लिखा, ब्लड टेस्टिस बैरियर। कैसे करती है, यहाँ पर जो सर्टोली कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसे फ्यूज हो जाती है। जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो अगुणित कोशिका है, यानी एप्लॉइड है, एप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका है। इसके अंदर शुक्राणु की संख्या होती है 23। तो हमारी जो भी कोशिकाएं हैं बाकी की शरीर की वो होती है डिप्लॉइड, यानी इसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर ओनली 30 है। तो हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, उनके विरुद्ध क्या करता है, कार्रवाई करता है। शरीर की जो भी हैप्लॉइड सेल है उनके विरुद्ध हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे बचाने के लिए सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, वो क्या बना देती हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यहाँ पर है आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर है। तो याद रखना है, टेस्टिस से ब्लड टेस्टिस बैरियर कहाँ मिलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से बचाव करता है स्पर्म को, जो एप्लॉइड होता है, ठीक है। और चौथा पांचवा इसका फंक्शन है वो है, ये स्रावित करती है एंटी मलेरियन हार्मोन और इनहिबिन, ठीक है। एंटी मलेरियन हार्मोन और इनहिबिन का स्रावण भी करती है। तो ये था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका संख्या भी याद रखनी है। एक आपका जो टेस्टिस है एक वर्षन के अंदर होती है 750 से 1000, 750 से 1000 होती है। तो इसका कार्य क्या हो गया, इसको हम प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक व क्रियात्मक भी कहते हैं। यानी शुक्राणुओं की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, शुक्र जनन नलिका है, जिसके अंदर स्पर्म का। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सहायक जनन ग्रंथि, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसके अंदर हमने 3 देखी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्रंथि का अध्ययन करते हैं। पहला है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। वहां पर आपको मेशीनुमा सस्में दिखाई दे रही थी, वो है शुक्राशय। ये जो सीमन निकलता है, वीर्य निकलता है, तो उसका सीमन का या वीर्य का
60 से 70% पार्ट बनाता है। क्या बनाता है? 60 से 70% पार्ट बनाता है। उसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं आपका फ्रक्टोज होता है और होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। दूसरा है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि ये 5 लोब्ड अनपेयर्ड होती है। 5 पिंड होते हैं लेकिन ये अनपेयर्ड होती है। इसके अंदर कोई भी आपकी डबल नहीं, अनपेयर्ड है। 5 लोब्ड अयुग्मित संरचना, 5 लोब्ड अनपेयर्ड। अनपेयर्ड यानी अयुग्मित, पेयर्ड नहीं है। ठीक है, 5 पिंड है लेकिन पेयर्ड नहीं। तो ये होती है जो सीमन का 30% बनाती है। कितना परसेंट? 30% बनाती है। जिसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, कैल्शियम आयन और होता है फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन। थर्ड आती है आपकी काउपर ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करती हैं? जो अपना यूरोजेनाइटल मीटस है, यूरेथ्रा है, उसके अंदर क्या है कि मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है। तो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है। तो ये क्या करती है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करती है, अम्लीयता को खत्म करना। इसकी पीएच कितनी होती है? लगभग इसकी 7.2 होती है। ठीक है, काउपर ग्रंथि है। तो जो स्पर्म है वो एसिडिक मीडियम के अंदर, अम्लीय माध्यम के अंदर कहीं नष्ट नहीं हो, इसको लिए वो क्या करती है? अम्लीय माध्यम को नष्ट करती है। ये तीनों मिलके आपके सफेद चिपचिपा पदार्थ बनाता है जिसका नाम है आपका सीमन या वीर्य। क्या है? सीमन या वीर्य बनाता है। तो अपन देखते हैं कि सीमन या वीर्य क्या होता है। तो इसके अंदर किसका कितना कितना पार्ट होगा तो वो आपने अभी पढ़ा है। इसके अंदर जो एसेसरी सहायक जनन ग्रंथि है उसका फ्लूइड होगा, उसका द्रव होगा, प्लस इसके अंदर क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। सहायक जनन ग्रंथि के द्रव, 3 सहायक जनन ग्रंथि पड़ी है। सहायक जनन ग्रंथि के द्रव प्लस शुक्राणु, उसे बोलते हैं आपका सीमन या वीर्य। तो इसका आयतन कितना होता है? वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है इसका 3 to 4 ml। 3 से 4 ml इसका क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, 3 से 4 ml इसका क्या होता है? आयतन होता है। तो इसके अंदर सहायक जनन ग्रंथि है, आपको याद रखना है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आपकी जो काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी उसको कहते हैं। तो एक बार जो सीमन निकलता है उसके अंदर 3 से 4 ml इसका वॉल्यूम होते हैं और इसके अंदर शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु की संख्या होती है आपकी, वो होते हैं 20 से 30 करोड़। कितने होते हैं? 20 से 30 करोड़। इतनी संख्या में 3 से 4 ml सीमन के अंदर 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, सामान्य उर्वरकता के लिए, तो जो स्पर्म है इसका 60% क्या होने चाहिए? जो स्पर्म है इसके अंदर शुक्राणु है निश्चित आकार व आकृति के होने चाहिए। निश्चित आकार, उनकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए, आकार व आकृति का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60%। और उन 60% में से 40% क्या होने चाहिए? तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो सीमन है वो वेजाइना में एंटर हो गया। वेजाइना में एंटर होने के बाद जो सेमिनल वेसिकल था उसके अंदर आपने द्रव देखा होगा, गाढ़ा होता पहले, और फिर कुछ समय बाद वो क्या होने लगता है? तो आपके
में आपके स्कंदन होने के बाद पिघलने लगता है। क्यों पिघलता है? उसके अंदर होते हैं फाइब्रिनोलाइसिन, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले थे फाइब्रिनोलाइसिन। वो क्या कर देता है, जो द्रव जमा था उसको क्या कर देता है, वापस गला देता है, पिघला देता है। ठीक है, तो जैसे ही वेजाइना के अंदर एंटर हुआ स्पर्म, तब तक तो क्या था, इनएक्टिव था। ठीक है, जैसे ही वेजाइना यानी योनि के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद में जो द्रव है, सीमन है, वो क्या हो जाता है, आपका पिघल जाता है या द्रवित हो जाता है। वहां पर जो स्पर्म है आपके, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सीमन यहाँ पर स्पर्म को कहाँ पहुंचना है, फैलोपियन नलिका के अंदर, जहाँ पर जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, वहां पर फर्टिलाइज करना है। जैसे बहुत सारे हैं वो कहाँ, दीवारों के अंदर चिपक गए। ठीक है, उसमें से 40% और तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए, ताकि ये पहुंच के कहाँ जाए, फैलोपियन नलिका के अंदर, जहाँ पर क्या है, आपका सेकेंडरी oocyte है, आपके अंडाणु है, वहां जाके फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, यहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें से 40% क्या होनी चाहिए, तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपके फर्टाइल व्यक्ति कहलाएगा। जिसके अंदर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, उसको बंदे नर कहा जाता है या इम्पोर्टेंट मेल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु रिलीज किए जाते हैं, उसमें से 60% है वो निश्चित आकार व आकृति के होने चाहिए, और 60% में से 40% होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करने चाहिए। तो ये था आपका सीमन, जिसका वॉल्यूम आपको याद रखना है 3 से 4 ml होता है, और इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। ठीक है, और ये जाके आगे फर्टाइल करेगा। फर्टाइल होने के बाद यहाँ पर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट 9 महीने तक क्या हो जाता है, आपके पेट में, आपके जो यूट्रस है, यूट्रस में जाके क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। उसके बाद 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, एक जाइगोट से जन्म होता है, जो 2n होता है, एक कोशिका से एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, नर जनन तंत्र के बारे में अपन पूरी डिटेल से अध्ययन किया है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी अपन की होगी, तो उसमें अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। उसके अंदर जो भी मादा के अंदर सम्मिलित चीजें हैं, उनका एक एक करके अपन उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा नर जनन तंत्र था, आपको कैसा लगा है, इसके ऊपर कमेंट करके भी जरूर बताएं। और यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।